बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यावृक्ष में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे रेखीय आवर्तन को लेकर। पिछले कई सारी वीडियो में हम लोगों ने यह डिस्कस किया है प्रकाश को ही लेकर, प्रकाश के किरण आरेख और दर्पण सूत्र को। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि रेखीय आवर्तन क्या होता है और दर्पण के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहेंगे वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्तन कहलाता है। रेखीय आवर्तन कहलाता है। ठीक है, अनुपात रेखीय आवर्तन कहलाता है। दूसरी परिभाषा इसकी, ये पहली परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा लिख देंगे प्रतिबिंब, ऐसे लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी का अनुपात, वस्तु की दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया समतल दर्पण। दरअसल हम लोग ये भी जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो हम लोग बात समतल दर्पण की ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया दर्पण। देखिए, और यहां पर हम ले लेते हैं कोई वस्तु ले लिया हमने, जिसकी हाइट हमने मान ली कितना है, हाइट हमने मान ली, ये इसकी हाइट कितना हमने मान ली, h मान ली, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और प्रतिबिंब हमारा बना कैसे, हम लोगों ने पीछे पढ़ भी रखा है, फिर से हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा बनता है प्रतिबिंब। इसको हम डॉट 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 करके अगर पीछे मिलाएं इस प्रकाश को और इस प्रकाश को पीछे मिलाते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पर। ठीक है, एक बिंदु पर हमने ये काटती हैं रेखाएं, इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप ये देख पाएंगे कि हमने वस्तु की ऊंचाई ली h, और जितनी ऊंचाई हमने h ली है उतनी ही ऊंचाई वस्तु के प्रतिबिंब की ही आ रही है। देखिए h, और वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश लेते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी हमने ले ली कितनी, u ले ली, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी ले ली, प्रतिबिंब की दूरी हमने ले ली कितनी भी, प्रतिबिंब की दूरी हमने ले ली कितनी भी। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो फॉर्मूला ये लिख लेते हैं कि रेखीय आवर्तन, यहां पे लिखते हैं रेखीय आवर्तन, रेखीय आवर्तन बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। रेखीय आवर्तन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो वस्तु की ऊंचाई हो गई हमारी कितनी, h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई h डैश। ये तो हमारा पहला फार्मूला बना। दूसरे सूत्र से हम ये ज्ञात करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्तन कहलाता है। ये वस्तु की दूरी हो गई u, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई v। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई थी। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं।
यहां पे हम लोग लिखेंगे यम बराबर वस्तु की दूरी कितनी है, यू है, तो हमने लिख लिया वस्तु की दूरी कितनी, यू, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी ले ली, भी ले ली। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हमने भी ले ली। एक बात हमें ये देखना है, देखिए यहां पे वस्तु की ऊंचाई प्लस में थी, यहां पे भी वस्तु की ऊंचाई प्लस में थी। ठीक है, तो हमने h बाई एच डैश ले लिया, सॉरी h डैश बाई एच डैश बाई एच, और यहां पे v बाई यू, v बाई यू। ठीक है, ये उल्टा हो रहा था, v बाई यू। और ये u की दूरी हमने अभी बताया है आपको पिछली वीडियो में कि दर्पण से जो हम लेफ्ट साइड मापते हैं दूरी, तो इसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये माइनस हो गया हमारा, तो हमने ले लिया माइनस, और ये हमारा ये दूरी हमारी प्लस हो गई, तो हमने प्लस ले लिया। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं यम बराबर कितना, h डैश बटे में h बराबर माइनस भी बटे में यू। ये हमारा बनता है रेखीय आवर्तन का सूत्र। ठीक है, दर्पण से लेना देना नहीं है, दर्पण चाहे गोली हो चाहे समतल हो, यही हमारा सूत्र बनता है। अब हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण को लेकर के, इसमें इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे, मतलब कि इसी वीडियो में अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे गोली दर्पण को लेकर के। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गोली दर्पण सॉरी समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो देखिए यहां पे वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमने बता भी रखा था, जब हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, पहली बात तो समतल दर्पण में बराबर होती है, और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाइयां भी एक दूसरे के बराबर होती है। तो समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन बनेगा हमारा, वो कितना बनेगा, m बराबर कितना बनेगा, देखिए ये बन गया, अगर h हो गया तो यहां पे लिखेंगे सिंस h बराबर h डैश और u बराबर भी, ठीक है, u बराबर भी, तो यहां पे हो जाएगा एक बराबर, वो कितना हो जाएगा, माइनस एक। तो समतल दर्पण के लिए इसका जो मान आता है यह आता है प्लस माइनस एक। कितना आता है, प्लस माइनस एक। देखिए यम का मान एक भी आ रहा है, यम का मान माइनस एक भी आ रहा है, तो प्लस माइनस एक आता है। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता ली जाती है वो प्लस माइनस एक ली जाती है। सामान्यतः समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता एक ही लेते हैं, लेकिन बात करते हैं गोली दर्पण में, सबसे इंपॉर्टेंसी होती है गोली दर्पण। गोली दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। तो वहां पे एक विशिष्ट घटना होती है, उस घटना को हम लोग देखेंगे समतल दर्पण को छोड़ करके गोली दर्पण में। ठीक है, तो आइए अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। रेखीय आवर्धन समझ गया ना, कोई दिक्कत है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। आगे हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। फार्मूला याद रखिएगा, अभी हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फार्मूला में आपको चाहिए समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला में लिख देते हैं यम बराबर कितना, एच डैश बटे में एच और माइनस भी बटे में यू। ठीक है, अच्छा दोनों दर्पणों को हम लोग देख लेते हैं। गोली दर्पण हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं अवतल, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या, अवतल दर्पण के लिए क्या देखेंगे, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग फिगर। ये हमारा बना गोली दर्पण में अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हमने यम कह लिया, इसको क्या कह लिया, यम डैश, और यहां से हमने एक रेखा डाली यहां पर, ये हमारा हो गया पी पॉइंट, इसको हमने मान लिया फोकस बिंदु, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हमने एक्स 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 मान लिया, मुख्य अक्ष। यहां पर हम ले लेते हैं कोई वस्तु जिसको हमने कह लिया ए बी। ठीक है, और यहां से प्रकाश डाला गया कहां पे, दर्पण पे, और हम जानते हैं कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाता है, या तो मुख्य फोकस से होकर जाता है, या
मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए मुख्य फोकस होकर जा रहा है। और दूसरा प्रकाश हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से हो जाता है? बोलिए, जितने कोण पर आपतित होता है उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। और ये हमने ले लिया यहां पर हमने ले लिया सी बिंदु, और यहां से हमने इस पे डाला लंब, इस पे डाला हमने लंब, और जैसे प्रकाश इस पे डाला तो प्रकाश हमारा गुजरा और यहां पर ये तीनों प्रकाश की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की। ठीक है, तीनों प्रकाश की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की, और जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। एक बात जानिए कि यहां पर ये जो कोण बनेगा आई और यहां पर ये जो कोण बनेगा आई, ये आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये परावर्तन का नियम। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन स्मॉल नियम बराबर वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने मान रखा है कितना, एच डैश, इसको मान लिया कितना, एच, ये हमारा है। ठीक है, तो यहां पे इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच डैश। और देखिए यहां से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी, और ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, भी हो जाएगी। ठीक है, इसी का हमें प्रूफ करना है ना, इसके आधार पे। तो देखिए यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज। ठीक है, कहेंगे परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे बीपीए कोण, देखिए कोण बीपीए, बीपीए, बीपीए ये कोण, और ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे कोण ए डैश पी बी डैश, आपस में ये कोण क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि बी ए पी और पी बी, पी ए डैश बी डैश, ये दोनों, ये जो कोण है ये एक दूसरे क्या है, समकोण है। तो कहेंगे सिंस कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण बराबर हो गए। तो कहेंगे त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज नहीं कहेंगे, समरूप त्रिभुज, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की अगर किसी भी दो त्रिभुज हैं और उनके कोई भी दो कोण आपस में एक दूसरे के अगर बराबर आते हैं तो हम उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समरूप त्रिभुज ए बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी, बी ए पी एवं बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी से, अभी हमने पीछे पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो कहेंगे ए डैश बी डैश, अगर इसका अनुपात देखिए, ये भी लंब है ये भी लंब है, तो इनके लंब का अनुपात तथा तो आधार का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर, देखिए क्या कह देंगे, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, ए डैश पी, तो कह देंगे ए डैश पी बराबर, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए पी, तो कह देंगे ये हो जाएगा हमारा ए पी।
ठीक है। तो ए डैश बी डैश बटे में ए पी इतना कंफर्म है। और एक बात देखिए, यहां पर जो है ए डैश बी डैश का जो मान है एच है, और यहां पर सॉरी ए बी का मान एच है, ए डैश बी डैश का मान कितना है एच डैश। और सबसे बड़ी बात ये है, यहां पर देखिए समझने वाली बात है, ए बी का मान कितना होगा प्लस एच। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर मापा जा रहा है, ये मान माइनस हो जाएगा ए डैश बी डैश का। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष से क्या मापा जा रहा है, नीचे मापा जा रहा है। ठीक है। और एपी का मान देखिए, एपी का मान माइनस यू, और ए डैश पी का मान माइनस वी। ठीक है। तो यहां से ये मान रख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, याद रखिए। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं एच डैश माइनस एच डैश बटे में एच बराबर माइनस पी बटे में माइनस यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ हम माइनस से जब गुणा कर देंगे, एच डैश बटे में एच बराबर माइनस भी बटे में यू हो जाएगा। ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 ये है यम बराबर इतना, तो कह देंगे यम बराबर एच डैश बटे में एच, और एच डैश बटे में एच का मान कितना माइनस भी बटे में यू, तो माइनस भी बटे में यू। यही मान हम लोगों ने हमने आपको समतल दर्पण में भी बताया है। यही मान हमने क्या बताया, समतल दर्पण में बताया। अब बात आती है यहां पर अवतल दर्पण की। ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके लिए जो हमारा आवर्धन क्षमता होती है, यम का मान होता है। ठीक है। यम का मान यह 1 भी होता है, प्लस 1 भी होता है। अच्छा, यह मान 1 भी होता है, यह मान धनात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और यह मान ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। सबसे बड़ी बात, यह मान 1 से छोटा भी होता है, और यह मान 1 से बड़ा भी होता है। यह भी जानना जरूरी है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा व 1 से छोटा भी होता है। बात समझ आ रही है? कोई डाउट्स है यहां पे? अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान, रेखीय आवर्धन का मान 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए अगला प्रूफ करते हैं हम लोग, किसके लिए, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए। ये हमारा किसके लिए था, अवतल के लिए था। अभी हम लोग पढ़ लेंगे उत्तल के लिए। ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए फिर इस पे एक फार्मूला, एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे, जिसपे हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो कहेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। क्या उत्तल दर्पण के लिए भाई, रेखीय आवर्धन। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए हमने बना दिया क्या, उत्तल दर्पण, इसको हमने कह दिया यम, ये हमारा हो गया यम डैश। यहां पर हमने ले लिया क्या, मुख्य अक्ष, ये हमारा बन गया क्या, ध्रुव। यहां पर बना हमारा क्या, एफ, और यहां पे क्या बना, सी। ठीक है। इस स्थान पर हमने ले लिया क्या, वस्तु। यहां से हमने वस्तु को माना ए बी, प्रकाश डाला हमने, प्रकाश परावर्तित होकर चला जाएगा। यह प्रकाश कहां से होकर जाता है, अपवर्तित होगा मुख्य फोकस से। हमने बता रखा है जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा या मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण है, इसलिए यहाँ पर जो प्रकाश होगा मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, न कि वहां से जाएगा। ठीक है। और दूसरा प्रकाश हम लेंगे यहां से, देखिए इस स्थान से जो जाएगा दर्पण के मुख्य फोकस पर, और यहां से परावर्तित होने के पश्चात इधर लौट जाएगा। जितने कोण पर जाएगा उतने कोण पर वापस लौट जाएगा। ठीक है। और इसको हम डॉट 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 करके यहां मिला देंगे, और जैसे यहां पे मिलाएंगे, यहां पर
एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा जिससे हम लोग कह लेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, यहां से वस्तु की दूरी हो जाएगी यू हो जाएगी, और ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी, भी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी वस्तु की दूरी यू बनेगी, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी, भी बनेगी। ठीक है, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी। अब बात आती है यहां पर, ये देखिए बात आती है यहां पर, ये वस्तु की दूरी हो गई, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम लेते हैं एच और इसको लेते हैं एच डैश। और हम लोग जानते हैं, ये क्या जानते हैं, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर कितना, एच डैश बटे में एच। लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए इस स्थान पर भी दो समकोण त्रिभुजों का निर्माण होगा, समरूप त्रिभुजों का। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज बी ए पी और बी डैश ए डैश पी। ठीक है, तो कहेंगे पहले तो ये लिखेंगे परावर्तन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर के, कोण बी पी ए बराबर, अगर इसको हम सी मान लेते हैं तो लिखेंगे ए पी सी बराबर, ए पी सी, ए पी सी, ये बराबर हो जाएंगे। ये किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। लेकिन ये जो कोण बराबर होगा, कहेंगे कोण बी सॉरी ए पी सी बराबर कोण बी डैश पी ए डैश, पी ए डैश। ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है एकांतर कोण से, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जब कोई रेखाएं ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, दो रेखाएं, तो इनके जो प्रतिच्छेदक कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण बराबर, देखिए ये रेखा काट रही है इसको, तो ये एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर कहेंगे सिंस कोण बी ए पी, बी ए पी मतलब ये वाला कोण देखिए, ठीक है, बराबर बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो कहेंगे तब समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कितना, बी डैश ए पी, बी ए पी एवं बी डैश ए डैश पी से। अब मैंने पीछे बताया कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके जो भुजाएं होती हैं, उनका भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ए बी। देखिए ए डैश बी डैश ए बी, ये दोनों लंबवत भुजा है, इसके बराबर हो जाएगा, अनुपात इनके बराबर हो जाएगा, इनके और इनके बराबर। ठीक है, तो कहेंगे बराबर ए डैश पी बटे में ए पी। इनका मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इनका और इनका आपस में मान बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लेंगे, सिंस देखिए ए बी का मान हमने मान रखा है कितना, एच, यह मान धनात्मक होगा। ठीक है, और ये मान जो होगा ए डैश बी डैश का मान ये होगा, ये भी धनात्मक होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, जो हम वस्तु की दूरी लेंगे यू, एपी का मान, किसका मान, एपी का मान वो क्या हो जाएगा यू, और ये दूरी हम इधर माप रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस में। ठीक है, और दूसरा मान ए डैश पी, ये मान किधर ले रहे हैं, देखिए ध्रुव से किधर माप रहे हैं, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस भी। तो यहां पर मान रखेंगे, दिस इंप्लाई दैट एच डैश बटे में एच बराबर माइनस भी बटे में यू, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए तो समीकरण 1 बराबर है m बराबर h डैश बटे में h, तो m बराबर कहेंगे समीकरण h डैश बटे में h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो
इसके बराबर क्या बन जाएगा, माइनस, देखिए एच डैश बटे में एच है, इसका मान कितना माइनस बी बटे में यू, तो ये बना माइनस बी बटे में यू। अच्छा, आप देख पा रहे होगे, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि या तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण या समतल दर्पण हो, मतलब गोली दर्पण या समतल दर्पण, दर्पण कोई भी हो, दर्पण जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। हमने उत्तल दर्पण में प्रयोग किया, हमने अवतल दर्पण में प्रयोग किया, और हमने समतल दर्पण में भी इसी सूत्र को प्रयोग किया कि ये इतना कैसे होता है, विथ मैथमेटिकली प्रूफ आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। वन बाय वन ज्योमेट्रिकल मेथड से, देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड से जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, प्रकाश की पढ़ते हैं, है ना, प्रकाश की संरचना पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें सबसे जरूरी चीज होती है ज्योमेट्री। और यदि आप ज्योमेट्री की वन बाय वन चीजें, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानते हो, कोण को लेकर के, त्रिभुज को लेकर के, आकृतियों की जो भी घटनाएं हैं किस तरीके से ऑब्जर्व होती हैं, अगर उन घटनाओं को आप जानते हो तो आपको ये फार्मूले समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जिससे ये फार्मूले डेराइव हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप देख पाओगे उसके आधार पे सवाल कैसे लगते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां से, रेखीय आवर्धन से देखने को एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि कोई सवाल दे देगा और उसने पूछेगा कि बताइए इसका रेखीय आवर्धन की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो देखिए कहेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर साइज का, 0.2 सेंटीमीटर साइज का कोई छोटी सी मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती, मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, त्रिज्या के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, से 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, रखा गया है, 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर, उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। और पूछ रहा है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए। और हाँ, प्रतिबिंब को साइज ज्ञात कीजिए, बस यही है, ये इसका प्रतिबिंब। और रेखीय आवर्धन भी है, रेखीय आवर्धन से ही प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करेंगे, वो तो हो ही गया। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा सवाल है, तो सवाल में दिया क्या गया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया भाई, सवाल लगाने का सबसे सरल तरीका, सबसे पहली चीज हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछ क्या रहा है और प्रश्न में दिया क्या गया है, अगर ये हमको ज्ञात हो जाए तो हम सवाल को लगभग 20 to 30% वहीं पे सॉल्व कर पाते हैं, और उसका खाका क्या होने वाला है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आइए देखिए दिया क्या गया है, मोमबत्ती की साइज, है ना, मोमबत्ती की
मोमबत्ती की ऊंचाई, की ऊंचाई, ऊंचाई किससे प्रकट कर रहे हैं? एच से। तो क्या देंगे? एच बराबर कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। मोमबत्ती की साइज, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया गया 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मतलब वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, वस्तु नहीं, मोमबत्ती की दूरी। ऐसे लिखिए, मोमबत्ती की दूरी। मोमबत्ती की दूरी, दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? -27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ये हमें हमें ये जानना है कि देखिए, हमको निकालना है क्या? एच डैश, एच पूछा है, सॉरी एच डैश पूछा है। एच डैश निकालने के लिए या तो हमको क्या दिया हो? आवर्धन दिया हो, आवर्धन भी होना जरूरी है। आवर्धन दिया हो, वस्तु की ऊंचाई दी गई हो, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, आवर्धन नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम दूसरा दूसरा प्रोसीजर देखेंगे कि वस्तु की ऊंचाई, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको या तो वस्तु की दूरी, वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो, ये दोनों भी दिए गए हो। तो यहां पर वस्तु की दूरी दी गई है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दी गई है, तो हमको निकालना होगा प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब का दूरी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला प्राप्त है, दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। क्या जानते हैं दर्पण सूत्र से? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और यहां पर कहीं एफ दिया नहीं गया है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज, सिंस r बराबर होता है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो यह बराबर लिख लेंगे कितना? r/2। तो यहां से हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, -36/2 बराबर हो जाएगा कितना? -18 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? -18 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं 1/, देखिए मान क्या ज्ञात करना है? हमें v ज्ञात करना है, तो कहेंगे 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f, सॉरी उल्टा हो रहा है, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v का मान निकालें। देखिए 1/f है, f का मान कितना है? 18, तो 1/, कितना हो जाएगा? -18। ठीक है, और माइनस u का मान कितना है? u का मान -27, तो 1/-27, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 1/v बराबर, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम बताइए तो? 54 आएगा। कितना आएगा? 54। नहीं निकाल पा रहा है? देखिए निकाल देते हैं भाई। 27 और 18 कितना से कटेगा? बोलिए कितना से कटेगा? डायरेक्ट काटते हैं, 9×3 27 और 9×2 18, 9×3 27, 27 गुना के 54। ठीक है, तो 18 से भाग देंगे, कितना आएगा? 18 × 54 -3, और 27 गुना के 54 +2। इसमें से इतना घटाएंगे, 1/v बराबर हो जाएगा 1/ कितना? -1/54। ठीक है, तो क्या देंगे? v बराबर कितना आ जाएगा? -54 निकला। प्रतिबिंब की दूरी आ गई, वस्तु की दूरी दी गई है। अब हम निकाल लेंगे क्या? बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे। तो कहेंगे सिंस, यहां पे देखिए, कहेंगे सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? एच डैश बट्टे में एच बराबर कितना हो गया? -v/u। एच डैश का मान निकालना है, एच डैश बराबर कितना हो गया? h इंटू -v/u। एच का मान कितना दे रखा है? 2.5, तो यहां पे रखेंगे 2.5 गुणते। बी का मान कितना है? माइनस, देखिए बी का मान कितना है? -54, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
इसे पहले इसको रखिए इसे -54, ठीक है। और u का मान कितना दे रखा है -27, तो ये होगा -27, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और 27 गुना के 54, 2.5 गुणे -2, h का मान है और h डैश का मान सॉरी, तो 2.5 गुना कितना हो गया 5, 2.5 गुना कितना आया 5, देखिए 5 आया, वो भी किसमें माइनस में, 5 सेंटीमीटर, वो भी किसमें आया माइनस में। और एक बात समझिए कि जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु के प्रतिबिंब का जो मान है -5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई कहां मापी जा रही है, जो हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष से कहां मापी जा रही है, नीचे की तरफ, मतलब मुख्य अक्ष से अगर नीचे की तरफ मापी जा रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी कि वास्तविक, बोलिए। हमेशा जो वस्तु, अगर वस्तु का प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अगर माइनस आती है तो पहली बात तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है मतलब उसका मान, उसका जो ऊंचाई होगी माइनस आएगी, और वो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, न कि आभासी होगा। अच्छा, यहीं पे अगर आपके दिमाग में अगर ये बात बनती है कि अगर हमें आवर्धन निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो अगर आवर्धन निकालना हो तो आप यहां से भी निकाल सकते, देखिए दोनों का मान आएगा, यम बराबर कितना है, एच डैश का मान कितना है 2.5, 2.5, वस्तु की ऊंचाई -5, और इसको काटेंगे कितना 2.0, तो यम बराबर कितना आ जाएगा 1/2, इससे इसको काटेंगे कितना, यम बराबर कितना आएगा 0.5, वो भी किसमें माइनस में, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, ये तो हमने इससे ऊंचाई से ले लिया, अगर हम इससे लेते हैं प्रतिबिंब से तो कितना हो जाएगा माइनस, इसका मान कितना है माइनस में कितना 54, देखिए तो -54, अब बट्टे में कितना, यू का मान कितना 27, गलती हो रही क्या, सॉरी यार, उल्टा हमने लिख दिया, सॉरी, उल्टा यहाँ पे लिख दिया, वस्तु की ऊंचाई तो 5 है ना, इसका कितना है 0, इतना, इससे इसको काटेंगे कितना, यम का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा सीधे माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ गया 27, माइनस से माइनस काट देंगे, 27 गुना कितना 54, ये भी कितना आएगा माइनस। तो आप किसी भी बिंदु से निकालो मान तो वही आने वाला है, एक दूसरे के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि एक सवाल को लेकर के हम लोगों ने इसको हल किया और इस तरीके से ये मान दे दिया गया। तो जब आपको सवाल ऐसा सवाल अगर देता है, इस तरीके का सवाल, वस्तु की ऊंचाई दे देता है, वक्रता त्रिज्या देता है और इसका वस्तु की दूरी दे देता है, आपसे पूछता क्या है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती, वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम प्रतिबिंब निकालेंगे, प्रतिबिंब का मान निकालेंगे, प्रतिबिंब का मान निकालेंगे तो पहले फोकस दूरी निकालेंगे। देखिए एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूले का यूज किया जा रहा है, तब जाकर के ये नंबर आपको जानते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा ये आपको 5 नंबर में मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा और आप इस तरीके से पेपर को क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे बड़े ही आसानी के साथ। फिजिक्स बहुत ही सरल चीज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक भी कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर अपवर्तन को लेकर के, अपवर्तनांक को लेकर के, तब तक के लिए देख रहे हैं विद्यावृक्ष। विद्यावृक्ष को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।